हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 और जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं पेज नंबर 156 पे, उसको हम सॉल्व करेंगे, वर्क एंड एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उनको देख लीजिए, तो ये न्यूमेरिकल आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वैसे मैं यहाँ सबको समझाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11.7 में कह रहा है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। अब ये क्या दिया हुआ है? ये वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाता हूं, परेशान ना हो। कह रहा है क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है ना। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड द अदर एज बी। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 गर्ल्स हैं। लेट मी चेक, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है? यस, ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, 2 गर्ल्स हैं। यहां पे देखिए जरा, हम दोनों गर्ल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। यस सबसे पहले यहां पे देखिए, ये गर्ल ए के बारे में बात कर रहे हैं और ये गर्ल बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों को टास्क दिया गया कि दोनों गर्ल्स को 8 मीटर की हाइट पे चढ़ना है, रोप को पकड़ के, रस्सी लगी हुई इस तरीके से 8 मीटर की हाइट तक ऐसे रोप को पकड़ के जाना है, ठीक है। सो लेट अस से ये ग्राउंड है, ठीक। और यहां से देखिए, ये एक रिजिड सरफेस है, मतलब समझ रहे हैं, जहां पे रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है इस तरीके से ए और बी के लिए। सो ये रस्सी लगी हुई है इस तरीके से, ठीक। हाइट कितनी है? 8 मीटर की, ठीक। और ये गर्ल ए है, इसको ऊपर तक चढ़ के जाना है ऐसे पकड़ पकड़ के, ठीक। और इसी तरीके से यहां पर देखिए, ये फिर से हाइट कितनी है? 8 मीटर की। और इस गर्ल को भी कितना जाना है? ऊपर तक, 8 मीटर तक, ठीक। अब कह रहा गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड। ऐसा करने में, 8 मीटर की हाइट जाने में गर्ल ए को कितना टाइम लगता है? टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ? 20 सेकेंड, ठीक। और गर्ल बी को कितना टाइम लगता है बच्चों? गर्ल बी को कितना टाइम लगता है? गर्ल बी को 50 सेकेंड लगता है यही काम करने में, ठीक। कह रहा व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। हर एक गर्ल की पावर हमको निकालनी है। पावर एक्सपेंडेड मतलब कौन से रेट से इन्होंने वर्क किया है वो आपको निकालना है। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पर सेकेंड में किसने किस हिसाब से वर्क किया है वो आपको निकालना है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है। यही फॉर्मूला हम यहां भी लगाएंगे, यही फॉर्मूला हम यहां भी लगाएंगे। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पे जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। भाई ये अपने आप को पकड़ के ऐसे ऊपर जाएगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जरा। मान लीजिए इस गर्ल का मास कितना है? m है। और इस गर्ल का मास भी कितना है? m है। दोनों का मास सेम है। क्यों सर? क्योंकि दोनों का वेट सेम दिया हुआ है उसने, 400 न्यूटन। जब दोनों का वेट सेम होता है तो मास भी सेम होता है, ठीक। अभी बता रहे हैं, परेशान ना हो, टेंशन मत लो। इसका मास m है, इसका मास m है, तो बताओ इसका वेट कितना हो जाएगा गर्ल का? इसका वेट कितना हो जाएगा? m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला पता है? मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। यानी कि m इंटू जी। इस गर्ल का भी वेट कितना हो जाएगा? m इंटू जी। जिसको नहीं पता है वेट, सुनो वेट क्या होता है। वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से, जो ग्रेविटेशन, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। तो इस गर्ल को भी mg वेट से नीचे खींचा जाएगा, इस गर्ल को भी mg वेट से नीचे खींचा जाएगा, ठीक। दोनों गर्ल का वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 400 न्यूटन। पढ़ लीजिए, 2 गर्ल ईच ऑफ वेट, ईच ऑफ वेट का मतलब दोनों का वेट क्या है? सेम है, ठीक। यानी कि mg की वैल्यू आपको देके रखा हुआ है, समझ लीजिए बच्चों। जहां पर mg आएगा आप क्या रखोगे? mg की जगह आप रखोगे 400 न्यूटन, ठीक। mg की कितना जगह कितना रखोगे? 400 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ये लड़की ऊपर चढ़ेगी इस तरीके से, ये रस्सी पकड़ के ऐसा, ठीक। तो अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रही है? इसके वेट से। 400 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ये लड़की कितना फोर्स डेवलप करेगी ऊपर की डायरेक्शन में? भाई अपना मस्कुलर फोर्स लगाएगी इस तरीके से, रस्सी को पकड़ पकड़ के कितना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में डेवलप करेगी? तो जवाब है, अगर इसको ऊपर चढ़ना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसको जितना इसका वेट है, ठीक, जितना इसका वेट है लगभग उतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अगर ये लड़की उससे कम फोर्स लगाएगी तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। 400 न्यूटन से कम लगाएगी तो नहीं चढ़ पाएगी। 400 से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको। लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जितना इस लड़की का वेट है उतना ही फोर्स इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, 400 न्यूटन से जब ज्यादा लगाएगी तभी तो ऊपर चढ़ पाएगी। लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए फिजिक्स में अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं तो हमें उतना ही फोर्स लगाना होता है ऊपर की डायरेक्शन में जितना हमारा वेट होता है, या जितना किसी बॉडी का वेट होता है, ठीक। तो ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? यहाँ
एफ इज इक्वल्स टू, बताइए स्टूडेंट्स, mg के इक्वल, ठीक, यानी कि 400 न्यूटन लगाना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कितना ये नहीं पता, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, यहां पे देखो ये लड़की भी कितना फोर्स लगाएगी, अपने वेट के इक्वल, यानी कि m इंटू जी के इक्वल, यानी कि 400 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर की डायरेक्शन में चढ़ेगी, ये ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से, और ये भी, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, ऊपर। तो दोनों लड़की के द्वारा जो किया गया वर्क है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो क्या आप दोनों का वर्क निकाल सकते हो आप? यस सर। कैसे? इस लड़की ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय गर्ल ए, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख लो, फोर्स की जगह हम क्या रखेंगे, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h का, इसलिए आपकी किताब में वर्क की जगह इन्होंने क्या लिखा है, mgh लिखा हुआ है। ठीक, वर्क का फॉर्मूला क्या गया, mgh। दूसरी वाली गर्ल के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह क्या रखोगे, गर्ल का वेट इंटू में h। अब दोनों का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का mg सेम है और दोनों का h भी क्या है, सेम है, 8 मीटर 8 मीटर, इसलिए mgh दोनों के लिए वर्क है। ठीक, सो वर्क निकाल लीजिए, mg की जगह कितना रखोगे, 400, या f की जगह डायरेक्ट 400 और s की जगह 8 मीटर। ठीक, तो 400 इंटू h की जगह 8, आंसर कितना आ जाएगा, 8 4 3200 जूल्स। ये भी कितना वर्क करेगी, mg की जगह w, mg की जगह कितना रखेंगे, 400 इंटू h कितना है 8, इसका भी कितना आ गया 3200 जूल्स। तो वर्क डन दोनों ने कितना किया, 3200 जूल किया, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, वर्क डन तो सेम है, जिसने लेस टाइम में वर्क किया होगा ये वाला उसकी पावर ज्यादा, जिसने मोर टाइम दिया होगा उसकी पावर कम। तो अब आप पावर निकाल दो, पावर ऑफ द गर्ल ए इज इक्वल्स टू W ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए, भाई P इज इक्वल्स टू W बाय टी होता है ना, वर्क डन बाय ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए। ए का मतलब वर्क किया ए ने कितना और टाइम ए ने कितना लिया, वर्क डन बाय ए कितना है 3200 क्या जूल्स, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए ने कितना टाइम लिया था 20 सेकेंड्स का, सो 20 s का मतलब सेकेंड्स। ये 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, और यहाँ सॉल्व करोगे 2 1 होता है 2 और 2 16 32, ये वाला 0 यहीं पे आ जाएगा, यानी कि 160 जूल पर सेकेंड को हम वॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट्स। ठीक, तो गर्ल ए की जो पावर है 160 वॉट्स है, इसी तरीके से गर्ल बी की पावर निकाल लीजिए बच्चों। So power of girl B is equals to work done by girl B divided by time taken by girl B. So work done by girl B ने कितना वर्क किया 3200 जूल का, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी गर्ल ने कितना टाइम लिया बच्चों, बी ने लिया 50 सेकेंड्स। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा 50 सेकेंड्स। ठीक, अब 320 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए कहीं पे, यहां पे कर दूं मैं, 320 डिवाइडेड बाय 5 करिए, 5 6 कितना होता है 30, यहाँ पे 2 - 0 2 और 0 5 4 64 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हो गया 0, तो 5 1 5 और यहाँ आएगा कितना 64, यानी कि आ जाएगा 64 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉट्स बोलते हैं, जिसको हम W भी लिख सकते हैं, WATTS, वॉट्स क्या हो गया, वॉट का प्लूरल हो गया। ठीक, एक वॉट तो है नहीं, एक से ज़्यादा वॉट है, 64 वॉट है, तो प्लूरल वॉट्स। ओके, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 160 कैपिटल W मतलब वॉट, और इसको आप लिख सकते हो 64 वॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो गर्ल ए की पावर कितनी है, पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज 160 वॉट एंड पावर एक्सपेंडेड बाय बी इज 64 वॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है, पता है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि गर्ल ए जो है वॉट को हटा के जूल पर सेकेंड लिख दो, पता चल जाएगा। ठीक, आपको आंसर वॉट में देना है, लेकिन आपको इसका मीनिंग समझने के लिए यह सोचना पड़ेगा कि वॉट को हटा के हम क्या लिख देंगे, जूल पर सेकेंड। यानी कि गर्ल ए ने 1 सेकेंड में 160 जूल वर्क किया है, और गर्ल बी ने 64, वॉट को हटा के जूल पर सेकेंड लिख दो, गर्ल बी ने 1 सेकेंड में 64 जूल का ही वर्क किया। तो बताओ कौन सी गर्ल पर सेकेंड ज्यादा वर्क करती है, गर्ल ए। ठीक, तो दोनों गर्ल का वेट सेम है, अगर वेट सेम है तो मास भी सेम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू तो सेम रहती है, m इंटू जी सेम है, तो m दोनों का सेम होगा। दोनों गर्ल का मास तो सेम है, लेकिन एक्टिव कौन सी गर्ल ज्यादा है, गर्ल ए ज्यादा एक्टिव है। तो अगर आपके स्कूल में कंपटीशन हुआ, कोई बाहर किसी गर्ल को अगर भेजना है, तो आप गर्ल ए को भेजोगे कंपटीशन में या बी को, तो जवाब है ए को, वो जीत के आएगी, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वो पर सेकंड में दोनों वर्क सेम कर सकते हैं, ये भी चढ़ सकती है ये भी चढ़ सकती है, लेकिन ये चढ़ने में कम टाइम लगती है, जल्दी जल्दी चढ़ जाती है। इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क फास्ट है, तेजी से वर्क करती है, इसका स्लो है।
ये 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करके देती है, 1 सेकंड में कम वर्क करके देती है। तो आप कंपटीशन में गर्ल ए को भेजोगे तो ये जीत के आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसको नहीं लिखना है आपको, बस आपको गर्ल ए की पावर 160 वॉट, गर्ल बी की पावर 64 वॉट लिख के आना है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स 11.8 एग्जांपल को देखते हैं। कह रहा अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड। थोड़ा सा बच्चों स्टेप इनके स्टेयरकेस को देखिए, मतलब जो सीढ़ियां हैं इनकी, है ना, तो सीढ़ियां कुछ इस तरीके से, इनको यहां पे जाना है, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। अब ऐसे करके टोटल, अब मैं पूरे तो बना नहीं पाऊंगा, यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स हैं, 45 हैं। ठीक, ये ग्राउंड है और यहां से इसने चढ़ना शुरू किया बच्चे ने। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है, पहले यहां से, ये ग्राउंड है, यहां से यहां चढ़ेगा फर्स्ट स्टेप, फिर यहां से यहां चढ़ेगा सेकंड स्टेप, फिर यहां से यहां चढ़ेगा थर्ड स्टेप, फोर्थ, ऐसे करते करते टोटल 45 टाइम्स ये चढ़ेगा। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, मतलब हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये हाइट कितनी है, एक स्टेप चढ़ेगा 15 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा बंदा। अब फिर नेक्स्ट एक बार और चढ़ेगा तो फिर से 15 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, यहां खड़ा हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट एक और स्टेप अगर चढ़ेगा, यानी कि 3 स्टेप चढ़ जाएगा तो 15 इंटू 3, टोटल 15 इंटू 3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। ये वर्टिकल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 3। तो इस तरीके से अगर ये टोटल 45 स्टेप्स ऊपर चढ़ेगा, अगर टोटल 45 स्टेप्स ऊपर चढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते, तो इसकी जो टोटल वर्टिकल हाइट हो जाएगी वो हमें क्वेश्चन में कितनी लेनी है, h इज इक्वल्स टू, एक स्टेप में 15 सेंटीमीटर, तो 45 स्टेप्स में कितने, 45 इंटू 15 ऑब्वियसली। ठीक, 1 स्टेप में 45 सेंटीमीटर, तो टोटल वर्टिकल हाइट कवर्ड इन 45 स्टेप कितना हो जाएगा, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा एक स्टेप की हाइट सेंटीमीटर में दी हुई है यहां पर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। क्या सर हम इसको सॉल्व कर लें, नहीं, आप इसको सॉल्व मत करो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो भी आंसर आएगा, ठीक, ये सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन क्या आप कभी भी हाइट को, किसी भी क्वेश्चन में आप हाइट को क्या सेंटीमीटर में रखते हो, नहीं। हाइट एक तरीके की लेंथ होती है ना। ठीक, तो इस लड़के को यहां कहीं ऊपर जाना है, सपोज टोटल 45 स्टेप्स हैं ऐसे, और ये जो हाइट है ये इतनी है, इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करके कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा बच्चों कितना, यहां से देखिए कितना आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 45 इंटू 15, और जैसे ही इसको 100 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दोगे, मीटर। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों 5 3 जा 15 होता है और 5 जाएगा 520 टाइम्स, कितना होता है 100। ठीक, उसके बाद फिर से जाएगा 5 4 जा और 5 9 जा, इतना काफ़ी है, बस इसको डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 3 अपॉन में 4, 9 3 जा 27 अपॉन में 4 मीटर। ठीक, ओके, सॉरी, अभी हमें सॉल्व तो करना ही है, तो अभी हम इसको डेसिमल में नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक, ऐसे ही रहने दो उसको। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो टोटल हाइट आपको पता चल गई। कह रहा अब बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, बॉय का मास कितना है 50 किलोग्राम, इस लड़के का मास कितना है, मास है 50 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, और 45 स्टेप्स को चढ़ने में कितना टाइम लगाता है, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगाता है, ये 9 सेकंड का। तो टाइम कितना देके रखा हुआ आपको, 9 सेकंड्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फाइंड हिज पावर, उसकी पावर निकालनी है आपको। ठीक है, पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क आप निकाल लो, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। वर्क कैसे निकालें, सुनो बच्चों, जब ये लड़का यहां से यहां जाएगा, ऊपर चढ़ रहा है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। सुन लीजिए ध्यान से, जब वो लड़का ऊपर चढ़ रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी वर्क होता है तो उस वर्क को हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, सीधी सी बात है ना। ये लड़का अगर यहां पे खड़ा है इस तरीके से, तो खड़ा रहेगा जिंदगी भर, अगर ये अपना मस्कुलर फोर्स ना लगाए, यानी कि ये अपने वेट के इक्वल, जितना इसका वेट है, वेट कितना हो जाएगा इस लड़के का, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू जी, एम इंटू जी, ये इसका वेट है लड़के का, m इंटू जी। जी क्या है, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और मास कितना है 50 किलोग्राम। जिसको नहीं पता है सुन लो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो अर्थ इसको इतना फोर्स लगा के खींच रही है, तो इस लड़के को अगर ऊपर चढ़ना है तो इसको लगभग कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने वेट के इक्वल। यस, ये अपने वेट के इक्वल फोर्स डेवलप करेगा तभी तो ऊपर चढ़ेगा। यानी कि इस लड़के ने ऊपर जाने के लिए कितना फोर्स लगाना है, तो जवाब है इस लड़के ने ऊपर जाने के लिए अपने वेट के इक्वल फोर्स लगाना है, यानी कि F कितना लगाएगा ये लड़का ऊपर की डायरेक्शन में, m इंटू जी।
अपने वेट से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम फिजिक्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मान लेते हैं कि इस बंदे ने कितना अपने वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा तब ये ऊपर जाएगा, ठीक। तो इस लड़के ने कितना फोर्स लगाया, m इंटू जी, ठीक। तो और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लेना है, जो वर्टिकल हाइट इसने कवर करी है, समझ रहे हो ना, यानी कि h के इक्वल। h कितना है आपका 27/4 मीटर, ये लीजिए। अब आप वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है इसके वेट के इक्वल यानी कि m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, s की जगह h। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जिन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वो याद कर लो। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना होता है mgh, भाई आप डायरेक्ट लगा दो ना, क्या दिक्कत है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना पढ़ाया था मैंने आपको, mgh लगा दीजिए बस। तो यहां से वर्क निकाल लीजिए, W इज इक्वल्स टू m की जगह कितना रखोगे, चेक करो बच्चों, m की जगह 50 इंटू जी की जगह 10 इंटू h की जगह कितना रखोगे 27/4, और ये जो वर्क आएगा ये जूल्स में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, देखिए बच्चों 2 2 जा और 2 25 टाइम्स जाएगा ये, फिर 2 1 जा और 2 5 जा, है ना। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, 25 इंटू 5 इंटू 27, 25 इंटू 5 इंटू 27। अभी इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना W, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना आ गया 25 इंटू 5 इंटू 27 जूल्स। रख दीजिए यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 5 इंटू 27 जूल्स, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 9 सेकंड, टी की जगह क्या रखोगे 9 सेकंड, और जूल पर सेकंड कितना हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, ठीक। 9 1 9 9 3 27, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 25 कितना होता है स्टूडेंट्स 5, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 5 इंटू 25 इंटू 5 इंटू में क्या बचा 3, और जूल पर सेकंड को हम वॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं वॉट्स, WATTS वॉट्स, ओके। वॉट को शॉर्ट में कैपिटल W लिखते हैं, ओके। नाउ 5 इंटू 25, 5 5 25, 2 5 2 10, 125 इंटू में 3, नाउ 3 5 15, 1 जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3, 375 कैपिटल W वॉट। तो इस लड़के की जो पावर है वो कितनी है 375 वॉट है, ठीक है। ये आपका आंसर है, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, तो जवाब है पावर कितनी आ रही है इस लड़के की 375 वॉट। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द आंसर, आंसर से आप क्या समझते हो। तो इसका मतलब ये है कि 375 वॉट को हटा के क्या लिख दो जूल पर सेकंड, यानी कि जो लड़का है वो 1 सेकंड में 375 का जूल का वर्क कर सकता है। बहुत अच्छा वर्क कर रहा है लड़का, भागते हुए जा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक। इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड में 375 जूल वर्क कर रहा है। ये 375 वॉट का मतलब होता है, वॉट को हटा के हमेशा जूल पर सेकंड लिख दिया करो, तो आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में कितना जूल वर्क कर रहा है आपको पता चल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पावर। अब आपको पता है पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि 1 सेकंड में कितना वर्क कोई मशीन करती है, कोई एजेंट करता है, यही क्या है उसकी पावर है। या पावर इज द एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि कोई मशीन किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर करती है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर करें, एनर्जी ट्रांसफर करने का मतलब उस एनर्जी से कितना वर्क कर रही है 1 सेकंड में, ठीक। या कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है तो वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है, तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी आप लिख सकते हो, ठीक। इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन टाइम T, सो T टाइम में अगर W वर्क हो रहा है, ठीक, कोई मशीन है वो T टाइम में W वर्क करके देती है, या T टाइम में E एनर्जी कंज्यूम करती है, कुछ भी हो सकता है। तो T टाइम में W वर्क अगर कर रही है तो 1 टाइम में यानी कि 1 सेकंड में, अगर T सेकंड में, ये T सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगी वो W/T, ये T आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो 1 सेकंड में जितना वर्क होता है वही तो उसकी पावर होती है, यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा W/T। ये देखिए पावर इज इक्वल टू W/T, ठीक। या फिर क्या हो सकता है T सेकंड में अगर कोई मशीन है वो E एनर्जी कंज्यूम करती है, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, जवाब है E/T। कंज्यूम कर रही है या ट्रांसफर कर रही है, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि जितना कंज्यूम करेगी उतना ही तो ट्रांसफर करेगी, ठीक। सो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वही तो उसकी पावर है। कुछ लोग डायरेक्ट ये आंसर देख रहे होंगे, आप जाके हमारे चैनल पे चैप्टर पहले पढ़िए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वॉट होती है, याद है आपको, वर्क को हम लोग जूल में लेते हैं, ठीक। यहां से देखिए पावर इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है।
सो डब्ल्यू को हम लोग जूल में लिखते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में, वर्क को जूल में और टाइम को सेकंड में, जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट। और वॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कैपिटल डब्ल्यू होता है। इस तरीके से पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है, इस बात को भी आप यहाँ लिख दीजिए, इट इज एक्सप्रेस इन वॉट, ओके, और कैपिटल डब्ल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइंड 1 वॉट पावर। 1 वॉट पावर कितनी होती है? तो बहुत सीधी साफ बात है बच्चों, देखिए पावर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम, या पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। तो अगर हम लोग वर्क को 1 जूल अज्यूम कर रहे हैं और टाइम को 1 सेकेंड, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जो 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क कर रही है, कितना, 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क करके आपको दे रही है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 बाय 1 1, और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट, ओके। तो इस तरीके से 1 वॉट क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड की, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसका रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना है, 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि जो मशीन 1 जूल पर सेकेंड के रेट से, यानी कि 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क कर रही है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है 1 वॉट, वॉट को कैपिटल डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या 1 जूल बाय 1 सेकेंड। अ बॉडी इज सेड टू हैव पावर ऑफ 1 वॉट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, बस। दूसरा डेफिनेशन यहां से हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, जैसे कोई पंप है, वो अगर 1 सेकेंड में, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई पंप है या कोई छोटी सी मोटर है, वो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 जूल पर सेकेंड। तो ऐसे भी आप 1 जूल, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वॉट। तो 1 वॉट की डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो, क्या, अब एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव द पावर ऑफ 1 वॉट, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव पावर ऑफ 1 watt, have power of 1 watt if it consumes energy at the rate of 1 joule in 1 सेकेंड, या 1 जूल पर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। जिन बच्चों को ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, प्लीज आप हमारे एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट फॉलो करिए जाके, पहले वहां मैंने सारी चीजों को एग्जांपल, इसको, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इसको मैंने पंप की एग्जांपल के समझाया हुआ है, पंप के एग्जांपल से, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा लैंप कंज्यूम्स, कोई लैंप है, ये देखिए लैंप में बल्ब लगा होगा इस तरीके से, ठीक, ये बल्ब में ऐसा टंगस्टन है, तो इसको आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं ई से लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन आप भेजते हो, भाई इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो बल्ब में, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चलते हुए इलेक्ट्रॉन भेजते हो आप, चलते हुए इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। उसी में चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक। इसको हम कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड, यानी कि एनर्जी कितनी दे के रखी बच्चों, 1000 जूल, ओके, और 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, कंज्यूम मतलब एज अ इनपुट लेता है ये बल्ब, ठीक। भाई इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे पीछे से, तभी तो ये आपको लाइट और हीट देगा, बल्ब एक तो गर्म हो जाता है और दूसरा लाइट देता है आपको, यानी कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है। सो यहां से आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, लाइट प्लस हीट, एक तो बल्ब गर्म हो जाता है और हीट भी, यानी कि यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड ये कंज्यूम कर रहा है, इसी से ये आपको आउटपुट देगा लाइट और हीट के फॉर्म में, करेक्ट। बहरहाल अब हमको आउटपुट से कुछ लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन को देखिए, अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी की वैल्यू देके रखा है इन 10 सेकेंड, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में ये इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तो बताओ इस बल्ब की पावर कितनी होगी, ठीक। सो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी कंज्यूम कितना है 1000 जूल्स, 1000 जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 100/1 कितना होता है 100, सो आंसर कितना आ गया 100 जूल पर सेकंड। लेकिन बच्चों जूल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं, तो पावर कितनी आ जाएगी 100 जूल पर सेकंड की जगह हमने क्या लिखा, वॉट लिखा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बल्ब की पावर है। अब सुनिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया, आपको मार्क्स मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द आंसर, जो आंसर आया है उसको इंटरप्रेट करो, उसको समझाओ कि उससे आपको क्या समझ में आता है। तो उससे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे देखिए 100 वॉट है इस बल्ब की पावर, इस बात का ये मतलब है कि वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख दो,
क्योंकि 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड होता है, आपको पता है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड, ठीक। तो वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख दो। तो 100 वॉट का ये मतलब है कि ये बल्ब की जो एनर्जी कंजम्पशन रेट है वो 100 जूल पर सेकंड है, मतलब ये बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करने के बाद आपको लाइट और हीट देता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन एवरेज पावर। अब ये एवरेज पावर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आइए हम आपको समझाते हैं बच्चों। एवरेज पावर को आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका देखिए, मान लीजिए कि कोई मशीन है, ओके स्टूडेंट्स। अब इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई मशीन लगी है, समझ लो ना, या कॉटन इंडस्ट्री में कोई मशीन लगी, कॉटन की हेल्प से कुछ कपड़ा वपड़ा बनाया जाना है। तो सोचो, कभी हमें किसी इंटरवल ऑफ टाइम में कम कपड़े बनाने होते हैं, कभी किसी इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा कपड़े बनाने होते हैं, या मशीन से आप कोई भी काम ले रहे हो तो मशीन किसी डिफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में कभी ज़्यादा वर्क करती है, कभी कम वर्क करती है। मतलब समझो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कोई मशीन है, ओके स्टूडेंट्स, और ये मशीन स्टार्टिंग के 2 सेकंड में, मान लो टाइम इसको हमने T1 बोल दिया, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में मान लो ये आपको वर्क करके देती है W1, कितना, 200 जूल्स का, ठीक। नेक्स्ट 5 सेकंड में मान लीजिए T2 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में ये आपको वर्क करके देती है लेट अस से W2, और W2 की वैल्यू मान लो बच्चों कुछ भी मान लो 100 जूल मान लो, ठीक। फिर नेक्स्ट कोई टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। नेक्स्ट टाइम इंटरवल T3 आपका लेट अस से 2 सेकंड का, ठीक। और यहाँ पे आपको वर्क करके मशीन देती है लेट अस से 600 जूल, मान लो भाई, मान लो, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम इंटरवल है लेट अस से यहाँ तक का टाइम इंटरवल है T4, और इस टाइम इंटरवल में ये मशीन आपको काम करके देती है, वर्क करके देती है कितना, लेट अस से यस कुछ भी ले लो, टाइम इंटरवल ले लो बच्चों, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 4 सेकंड ले लो, ठीक। इस 4 सेकंड में ये आपको वर्क करके देती, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। अब आपको वर्क W4 ये करके देती लास्ट के 4 सेकंड्स में, कितना, लेट अस से 700 जूल्स, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसकी पावर कैसे बताओगे, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट अमाउंट में वर्क कर रही है। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में 200 जूल का वर्क कर रही है, नेक्स्ट 5 सेकंड में 100 जूल का वर्क कर रही है, नेक्स्ट 2 सेकंड में 600 का जूल का वर्क कर रही है, नेक्स्ट 4 सेकंड में 700 जूल का वर्क कर रही है। तो अब इसकी पावर कैसे बताओगे, कौन से टाइम इंटरवल की पावर बताओगे। पावर तो यहां से निकाल सकते हैं हम, P1 P2 P3, है ना। W बाय T1 करोगे P1 आ जाएगा, ऐसा नहीं, हम इसमें एवरेज पावर निकालते हैं। क्या करते हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओके। सो बच्चों यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, एवरेज पावर का, P एवरेज। सो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वर्क को हमेशा जूल्स में लेना है और टाइम को सेकंड में, सो टोटल टाइम, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। सॉल्व कर लीजिए। W1 कितना है स्टूडेंट्स, 200, सो 200 और प्लस W2 कितना है 100, ओके, और प्लस W3 कितना बच्चों यहाँ पर 600, और प्लस W4 कितना है बच्चों यहाँ पर 700, ठीक। डिवाइडेड बाय नीचे टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 2 सेकेंड, प्लस T2 कितना है 5 सेकेंड, प्लस T3 कितना है 2 सेकेंड, एंड फाइनली T4 कितना है बच्चों यहाँ 4 सेकेंड है, ठीक। सबको ऐड करिए और आंसर बताइए। P एवरेज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, P एवरेज इज इक्वल्स टू, यानी कि एवरेज पावर 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 600 कितना होगा 900, कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना। 900 और 900 प्लस 700, ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 900 प्लस 700 1600 हो जाएगा मेरे ख्याल से, यस 7 प्लस 6 13, यस 1600, ओके। तो 1600 क्या, जूल्स, क्योंकि ऊपर क्या है, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक। नीचे डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13, ठीक। नीचे आ जाएगा 13 सेकेंड, ठीक। अब सॉल्व करने की बात है नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कोई एग्जाम्पल आप एग्जाम में दोगे, है ना, तो सॉल्व करने पे मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, सिंपली इसको डिवाइड लगाना है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि मैं आपको इसका मीनिंग समझा सकूं। 123.07, आप भी एक बार चेक कर लेना क्या मैंने सब कुछ सही से ऐड किया है। 123.07 क्या आ रहा है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट, यानी कि इसकी जो एवरेज पावर है वो 123.07 वॉट के आसपास है, यानी कि ये इसकी जो एवरेज पावर है, ठीक। यानी कि 1 सेकंड में ऑन एन एवरेज कितना वर्क करके देता है, वॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में ऑन एन एवरेज कितना वर्क करके देता है, 123.07 जूल का, ओके। बल्कि अलग अलग टाइम इंटरवल में इसका वर्क डन अलग अलग है, लेकिन हमने एवरेज पावर की बात करी कि ओवरऑल
ओवरऑल टोटल टाइम में जब तक मशीन चली तो इसकी एवरेज पावर कितनी है। तो हम बोल सकते हैं इसकी एवरेज पावर कितनी 123.07 वॉट, यानी कि ये 123.07 जूल वर्क करके देती है 1 सेकेंड में ऑन एन एवरेज। ओके, अब बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एवरेज पावर इसी तरीके से निकाला जा सके, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, नहीं। क्या पता कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हो और उसकी एवरेज पावर अगर आपको निकालनी हो, क्या पता कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो बच्चों, ठीक, और कोई अगर इलेक्ट्रिकल मशीन होगी तो वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी। हो सकता है, हो सकता है। वैसे तो जो आप घर में मशीन यूज करते हो, ठीक, उसकी पावर फिक्स होती है, इनपुट पावर उसकी फिक्स होती है, यानी कि वो पर सेकंड में, जैसे आपका पंप है 200 वॉट का पंप है, तो वो पर सेकंड में 200 जूल ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वहाँ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में एनर्जी कंजम्पशन का जो हिसाब होता है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई मशीन है, यहीं पे एग्जाम्पल ले लो। अब हम W1 की जगह हम E1 भी लिख सकते हैं कि मान लो स्टार्टिंग के 2 सेकंड में उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी 200 जूल, नेक्स्ट इंटरवल में उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी 100, नेक्स्ट इंटरवल में उसने 600, नेक्स्ट इंटरवल में उसने 700। तो एवरेज पावर कैसे निकालोगे? तो जवाब है इस बार हम एवरेज पावर निकालेंगे, P एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क ना करके हम यहां लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये लीजिए, यानी कि E1 और प्लस E2 और प्लस E3, अब मैं निकाल नहीं रहा हूं, आंसर तो उतना ही आएगा, आपको पता है क्योंकि नंबर वही लिए मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से भी एवरेज पावर को डिफाइन कर सकते हो। अब आइए देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में हम लोग लिखेंगे अ बॉडी कैन डू डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, और इसके साथ आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या, और का मतलब, या हम एग्जाम में लिख सकते हैं अ बॉडी कैन कंज्यूम, अ बॉडी नहीं, एनी इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, अ मशीन, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल पंप है ना, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस which any electrical appliance can consume different amount of electrical energy, different amount of electrical energy in different interval of time, in different time intervals, in different time intervals। ओके, ये बात आप लिख दो एग्जाम में, या आप एग्जाम में ये बात लिख दो, इसके बाद आप लिख दो क्या, hence it is better to define average power, इसलिए हम एवरेज पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एवरेज पावर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन द टोटल टाइम टू डू दिस वर्क, या फिर आप लिख सकते हो एवरेज पावर इज डिफाइंड बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू कंज्यूम दिस एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप एग्जांपल भी एक छोटा सा एग्जाम में दे सकते हो। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।